नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन अहम इशू है, बहुत ही अहम इशू है। 71 साल की अहम तरीन कई दफ़ा पॉलिसियाँ, 71 साल की पॉलिसी की तबाही। आइए मैं चंद बातें करते हुए आगे चलूँगा। और वो बात ये है कि बहुत अहम इशू इस वक्त मीडिया में डिस्कस हो रहा है और हुकूमती लेवल पर, ख़ास तौर पर मीडिया के वो लोग जो हुकूमत के साथी कहलाते हैं, जहाँ से हुकूमत बात करती है वहाँ से ये बातें सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले ये जो 2-2.5 साल इस मौजूदा हुकूमत को हुआ है, हम पूछते रहते हैं कि आपने इस 2 साल में आपकी कारकर्दगी क्या है, पूछते रहते हैं और कोई कारकर्दगी नहीं बताता है। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, धमकियों पे धमकियाँ। हम चंद बातें जो मौजूदा 2 साल में हुई हैं उसको डिस्कस करते हुए आज का प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे। और वो ये है कि कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं आज ये बताता हूँ, और ये मैं कोई अपने लेवल पर नहीं कह रहा हूँ बल्कि उस शोबे से रिलेटेड बहुत ही अहम सरकारी एक बहुत अहम आदमी के स्टेटमेंट के साथ, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बकौल उनके कि इस मौजूदा हुकूमत में 2.5 साल के अंदर ख़त्म नबूवत के लिए सरकारी तौर पर 4 दफ़ा कोशिश की गई। 4 दफ़ा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ही अहम एक शख्सियत इस मुल्क के कह रहे हैं। दूसरा, सरकारी तौर पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, और जब से मसलन 1400 साल से ले लें कि कभी मंदिर को सरकारी तौर पर बनाया नहीं गया। शरीयत का है ही नहीं, ना कानून है, ना आइन है, ना इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस बात की इजाज़त देती है। लेकिन इमरान खान को शाबाश है कि वो सरकारी तौर पर मंदिर बनाना चाहते हैं और सारे पैसे जो आवाम के हैं वो गुरुद्वारे पे उन्होंने खर्च कर दिए। और इस सिलसिले में ये भी सबूत मौजूद है कि बैरूनी दुनिया से गुरुद्वारे के नाम पर और इस किस्म के आपके मजहबी के नाम से मौजूदा हुकूमत के अहम वज़ीरों ने बहुत फंड्स लिया है, लेकिन उसका आज तक नहीं पता चला। जिन जगहों के बारे में, यानी जहलम मंदिर के जहलम के आपके बारे में कहा गया कि जनाब सिखों के टेंपल के बारे में, सिखों के जो आपके गुरुद्वारे के बारे में, वहाँ एक पैसा भी नहीं लगा है। तो ये भी बताना मैं चाह रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन बात हमारा काम है। क्या वजह है कि सलामती कौंसिल में जो परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंट रुकन है, उसके लिए पाकिस्तान में इस मौजूदा 2 साल में, इससे पहले नहीं, मौजूदा 2 साल में भारत को वोट दिया गया। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक सिफारती धचका है पाकिस्तान की 71 साल तारीख में। 71 साल तक हमें ये कहा गया कि कश्मीर हमारा शहरग है, कश्मीर हमारा शहरग है, फ्रीडम फाइटर हमारे साथी हैं, हम हर लिहाज से इनकी अखलाकी और कौन कौन सी जो है वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 71 साल तक चीखा गया, चिल्लाया गया और कश्मीर को शहरक करने वाले सिर्फ इस मौजूदा 2 साल के अंदर उस शहरक को काट कर फेंक दिया। सकूत कश्मीर हो गया और आज कश्मीर आपके सामने है जो उनके साथ, वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, और ये भी इस 2 साल में हुआ है। ठीक है जी। अब जो सीपेक है, वो सीपेक जो कि कहा गया कि पाकिस्तान की मौशी ईंधन है, 9 कमर्शियल जोन के बारे में कहा गया कि ये बन गए तो पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार हो जाएगा जिसकी मईशत टॉप मईशत होगी। आप इन 2 सालों में 2016 से ये चला था बहुत तेज, लेकिन अब ये 2020 में इसका धज्जियां बिगड़ गई हैं, सुस्त हो गया है। 9 कमर्शियल जोन तो छोड़िए, 1 कमर्शियल जोन भी नहीं बना है। कौन लोग हैं जो सीपेक को जो है वो बंद करना चाहते हैं, और तकरीबन बंद कर दिया गया जो लोग कहते हैं। क्या वजूहात है कि धड़ाधड़ कर्जे लिए जा रहे हैं? मौजूदा हुकूमत ने 13 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जे लिए हैं और मजीद और कर्जे ले लिए हैं। 2 साल की बात बता रहा हूं मैं, अब तो 2.5 साल हो गया है, तो आप 13 ट्रिलियन से उठा लें। और कहा यह जाता है कि ये कर्जे आपको एक जगह पर ले जाके ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपसे डिमांड किया जाएगा कि आप एटमी रोल बैक करो, वरना जो है वो आपको बैंकरप्ट कर दिया जाएगा। और उस वक्त यही लोग
जो हमें ले जा रहे हैं उस जगह पे कर्ज लेकर, वो कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान को खतरा है इसलिए हम एटमी रोल बैक करते हैं, और उस वक्त पूरी अवाम जो है वो सकत होगी। इसके साथ साथ इसी 2 साल के अंदर अब ये दूसरा दफा ये शोशा छोड़ा जा रहा है अपने लोगों के जरिए कि इजराइल को तस्लीम किया जाओ। वो इजराइल जो कहा गया कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसको कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको उसके बारे में सोचना भी कुफर है, यही चीजें हमें मिलती थी 71 साल में। आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मफाद में आप जो है इनको इजराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए। तो ये इशूज है। एक बेन गोरियन जो इसराइल का बानी था, डेविड बेन गोरियन, उसका एक जुमला उन्होंने किया था आपके कायद-ए-आज़म को और कहा था कि इजराइल का और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए, जिस पर कायद-ए-आज़म ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल किया था, और उसके बाद आज तक किसी हुक्मरान की जुर्रत नहीं हुई कि वो इजराइल को तस्लीम करने की बात करे या उससे मुकाम की बात करे। लेकिन आज इस 2 साल में इस इजराइल को तस्लीम कराने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से बातचीत की जा रही है। डेविड बेन गोरियन ने क्या कहा था, वो कोड मैं देता हूँ, सबके पास मौजूद है। उसने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि बैनुल-अक़वामी यहूदी तहरीक को पाकिस्तान जैसे खतरे से गाफिल नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये नजरियाती रियासत हमारे वजूद के लिए खतरा है कि पाकिस्तान अरबों से मोहब्बत और हमसे नफरत करता है। अरबों से ज्यादा खतरा हमें अरबों से मोहब्बत करने वालों से है। लिहाजा बैनुल-अक़वामी सहूनी तहरीक के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान के खिलाफ फौरी इक़दाम करें और इसका खात्मा करें। ये कौन कह रहा है? ये उनका बानी इजराइल का डेविड बेन गोरियन कह रहा है। इसके साथ मैं अपने साथियों का तारुफ कराता हूं और इस इशू पे आज बात करेंगे। 3 बड़े अहम जो साथी हमारे साथ हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया सर। बड़ा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज़किरार, आपका एक बहुत बड़ा नाम है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह अवैस नूरानी, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान, सियासत में एक बड़ा नाम है आपका, आपने भी ज्वाइन किया। एक छोटे सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अवैस नूरानी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। अवैस नूरानी साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद का फरमान है कि यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। 71 साल तक हमें यही पढ़ाया गया है सर कि यहूदी आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं, ये आपके अजली दुश्मन है। और फिर मैंने बेन गोरियन जो इनका आपका फाउंडर था, उसका भी स्टेटमेंट मैंने सुना दिया, और उसको वो पूछते हैं, उसकी एक एक स्टेटमेंट को आज भी माना जाता है इसराइल में, जिस तरह हम कायद-ए-आज़म को रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसने तो पाकिस्तान के खात्मे की बात की है, लेकिन सर ये मौजूदा हुकूमत जो है, इस इसराइल को कई चीज़ें हो गई हैं सर 2 साल में जो 71 साल में नहीं हुई थी। ख़ासतौर पे खारजा पॉलिसी में जिस तरह वोट दिया गया भारत को, जिस तरह कश्मीर की शहरक को काट दिया गया, जिस तरह सीपैक का असर हो रहा है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अब इजराइल की बात की जा रही है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पैनल में शायद मोहतरम हफीजुल्लाह खान साहब हैं और दूसरे आपने में जनरल अमजद साहब हैं। जनरल अमजद साहब, बड़ा नामी गिरामी नाम है। जी अमजद साहब, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने ये जो फरमाया कि इजराइल के बारे में, ये बात दुरुस्त है कि 2018 के 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमारे आइन और हमारे दायरे कार से जो है 70-72 साल के बरअक्स थी, जो कभी नहीं हो सकी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इजराइल से जो पाकिस्तान का इख्तलाफ है वो उसूली बुनियाद पर है, किसी दूसरे मुल्क की तरह नहीं है कि हम उस पर कोई हुज्जत करें या कोई करे। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है कि हमारा इख्तलाफ जो उनके साथ है। इजराइल से दुश्मनी जो है वो किसी यानी मज़हब या ग्रोह
या इनफरादी तौर पे किसी चीज़ की नहीं है, बल्कि दरअसल ये उन उसूल पर पसंद पर भी है जो यहूदी भी हैं और ज़ियोनिज़्म का नज़रिया भी मुस्तरद करते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी असम्बली के फ्लोर के ऊपर अगर कोई ख़ातून एमएनए ये हमें बावर कराने की या हमारी जहन साजी करने की कोशिश कर रही हैं कि हमें इज़राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और हमें उनकी साथ बाहमी ताल्लुकात या जो भी करना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो डफ़र्स का जोन है, ये डफ़र हैं सारे डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, ये बेअक़ल और अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान किसने बनाया था और इनकी खुद की क्या कुर्बानियाँ हैं। हम बहैसियत कौम इतने बेशरम हो गए हैं कि हमें जो चीज़ तश्तरी में रखी मिली है, हमारे अकाबिर और असलाफ ने जो हमें अपनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, कौन लोग हैं ये जो इस किस्म की गुफ्तगू इस मुल्क में कर रहे हैं। और फिर आप ये देखें बरमला, जब इन्होंने, मैं ये नाम लूँगा, मैं उनके किसी मज़हब के बारे में नहीं बात करूँगा ताकि मुझ पर ये एलिगेशन ना लगा जाए कि हम किसी मजहबी कार्ड प्ले करना चाहते हैं। कोई सिंपति नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। पहली बात ये, धरने के दौरान 126 दिन पे इन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी को बनाऊंगा तो एक शख्स वो लंदन में बैठा है उसको बनाऊंगा। उसके बाद उनको उसका रद्द अमल मिला। रद्द अमल मिलने के बाद उन्होंने कहा भाई मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि उनका किसी ऐसे ग्रोह से ताल्लुक है, लिहाजा मैं उसको नहीं बनाऊंगा। मगर हल्फ उठाने के बाद तीसरे दिन 72 घंटे के बाद जो काम किया वो वही किया जो ससुराल से हुक्म आया था। ये मैके और ससुराल की लड़ाई के बीच में इस मुल्क को बल्ली चढ़ा दिया गया है। हर चीज उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक की जा रही है। ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का मुल्क है, ये किसी गोल्ड स्मिथ की औलाद का मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। उलमा और मशाइख ने, लाखों लोगों ने इसकी कुल कुर्बानी दी थी। नंबर 1, इनसे ये पूछा जाए अहमकों से कि पाकिस्तान बनने से पहले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में जो खिताब करने से पहले, बात करने से पहले, वहां के जो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पाकिस्तान बनने का जिन्होंने नारा लगाया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, वहां पे कायद आजम तक को ये कह दिया था कि अगर आप पाकिस्तान बनने के बीच में कोई रुकावट खड़ी करेंगे तो हम आपकी भी मुखालिफ होंगे। पाकिस्तान लाखों लोगों की कुर्बानी से इसलिए नहीं बना कि आज एक लड़का आके खड़ा हो जाए गोल्ड स्मिथ का नौकर और वो आके हमें कहे कि इजराइल को तस्लीम कर लो। माय फुट, हम कोई इजराइल को तस्लीम नहीं करते। खारजी ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। 72 साल हो गए आप 72 साल से काबिज हैं इस खारजा पॉलिसी पे। इस मुल्क की खुद मुख्तारी, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के ऊपर आप काबिज हैं। इस मुल्क के डिफेंस के ऊपर आप काबिज हैं। इस मुल्क की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काबिज है। हर वो महकमा जिसके ऊपर ये काबिज हैं, आज हमें कहते हैं इजराइल तस्लीम कर लो। क्यों तस्लीम कर लें? तुम्हारी क्या कुर्बानी है इस मुल्क के लिए? तुम्हारी ये कुर्बानी है कि तुमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस मुल्क से बेचा और अब जाके दुबई में ठुमके लगाते हो। ये कोई कुर्बानी है इनकी? किस मुंह से हमें ये लोग कहते हैं, एमएनएज आके और एमपीएज आके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि आप जी इजराइल को तस्लीम कर लें? हम तो कोई इजराइल को तस्लीम नहीं करें। हमारे किताबचे में नहीं है, हमारे खून में नहीं है, ना हमारी गुट्टी में ये सबक पढ़ाया गया है। किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। और हमें यह भी ना कहा जाए फलाना मुल्क कर रहा है तो हम भी उसके पीछे लगे। ये नहीं हो सकता कि किसी का मुल्क मुंह लाल है तो हम भी अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लें। हमारी आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी होनी चाहिए और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की खारजा पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए और ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूं जनाब जनरल अमजद शोएब साहब के पास। अमजद शोएब साहब, 71 साल तक, ये 2 साल के तो चले बाद में करेंगे, पहले तो पूछ लूं मैं आपसे, 71 साल तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कौन बनाते रहे सर? पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, और उसमें जो जो बात की गई पूरी दुनिया को पता है क्या स्टेटमेंट है। और आज इस 2 साल के अंदर हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी ऐसी चीज़ों में तब्दीली आ रही है खारजा पॉलिसी में, और ख़ास तौर पे मैं इस सकूत कश्मीर तो है ही
फ्रीडम फाइटर को तो आप सजा दे दी गई है, हाफिज सईद साहब को। मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि इस वक्त सरकारी तौर पर ऐसे लोगों के जरिए मीडिया में इजराइल को तस्लीम करने के लिए ये राह हमवार की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक चीज का मुझे अफसोस है कि आज पीटीआई का कोई आदमी आपने बिठाया नहीं हुआ और मुनासिब नहीं लगता कि एक पूरी चार्जशीट पीटीआई के बारे में हो और उनका कोई आदमी मौजूद ना हो, क्योंकि मेरा तो पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मुझे बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं। लेकिन जिन चीजों का इल्म है उस पर मैं ये समझ रहा हूं कि जो आपने चार्जशीट दी है वो या तो प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर दी है या इरादतन कुछ उसमें गलत बयानियां हैं। क्योंकि एक चीज जब रियासत कह देती है, फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं, तो फिर मैं अपनी राय अपनी का हक रखता हूं और भी लोग रखते हैं। कोई कहे जाके, कोई जाके अगर कहे कि जी हमें अपने मुफाद में सोचना चाहिए तो वो कहता रहे। हमें तो ये पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जनाब हमारी पॉलिसी वही है जो पहले दिन से थी और उसको तस्लीम करने की कोई बात न की गई। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत के ऊपर मैंने ये तहकीक के बुनियाद पे बता रहा हूं, कहीं से किसी किस्म का कोई दबाव है ही नहीं और ना दबाव कोई लेने की गुंजाइश है इसमें कि एक असूली बुनियाद पे हमारे आबाद ने बनाई हुई पॉलिसी और वो कायम है। उसमें हालात और कवायद में कोई ऐसी तब्दीली आई नहीं कि आप सोचें कि इसमें हमें पॉलिसी में तब्दीली करनी चाहिए। उसका लिंक कश्मीर से भी है, उसका लिंक फलस्तीन से भी है, वो यूनाइटेड नेशन की करारदादें वहां पे हैं, वो यहां भी हैं हमारे कश्मीर के मामले में। तो एक ही असूल अप्लाई होता है। और जैसे जी मौलाना बात कर रहे थे कि पॉलिसी बनी है उसूलों की बुनियाद पे, वो कोई तब्दील कर ही नहीं सकता। लेकिन ये कहना कि सबके मुंह पे हम टेप लगा दें और वो बोले ना, ये तो नहीं हो सकता ना। राय तो देंगे लोग, हर तरह के लोग राय देंगे। कोई कहेगा जी तस्लीम कर लो, कोई कहेगा नहीं करो, लेकिन मैं उसकी बुनियाद पे क्या चार्जशीट इशू कर दूंगा? ये जरा कुछ अजीब सा मुझे लगा है। और कई आपने जो बातें की हैं, मकसद कहने का यह है कि बेहतर होता कि आप उनको बुला लेते। मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, आर्मी में कभी ऐसी सोच नहीं आई कि इनको तस्लीम करना चाहिए, लिहाजा ना करने का है, ना आर्मी की तरफ से कभी दबाव आया। एक शैतान सीरत किसी जर्नलिस्ट है या खुदा जाने कौन है, उसने इजराइल के अखबार में एक छपवाया खत, खुल्दून, कमर खुल्दून नाम है गालिबन, और वहां से शोशा चला जहां उसने कहा कि जनाब सऊदी अरेबिया की तरफ से बड़ा प्रेशर है, फिर फौज की तरफ से भी है, इमरान खान मारा जाएगा इस वजह से कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये सब कहानियां झूठ पे मबनी, कोई इस तरह की चीज ही नहीं। और मौलाना बात कर रहे हैं कि जनाब मौलाना के साथ खुद वो लोग खड़े होते हैं जो कहते थे, जिनके वालिदैन ने कहा हुआ कि जनाब शुक्र अल्लाह का कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। पता नहीं मौलाना कैसे उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन होते हैं उनके साथ। तो बात यह कि बड़ तजाद बहुत सारे इन बातों में आदमी क्या बात करे। अगर इतने इखलाकियात हैं, इतनी असूल है, तो फिर वो असूल हर जगह होना चाहिए। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिए कि इस पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा है नहीं कि वो इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर दे कि जी हाँ तस्लीम करें, ना हो सकता है, क्योंकि बात मेजॉरिटी की है। और हमारे मेरा ख्याल है मेजॉरिटी 99% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये असूली और इखलाकी तौर पे गलत काम है, ये नहीं हो सकता। अब अगर 1% उसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी राय देते हैं, तो मैं उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई इतना चार्जशीट इशू कर दूं, मेरा ख्याल है मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो ये और भी जो आप बातें करेंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफी सारा नोट किया है। बारसूरत होता बेहतर होता कि आप पीटीआई का कोई आदमी साथ ले लेते तो वो भी अपनी पार्टी का दिफा करता। सर मैं यहाँ पर आपको एक बात कहते हुए आगे चलूंगा कि पीटीआई के नुमाइंदे आते रहते हैं, उनसे उनका राय पूछा जाता है, वो अपनी राय देते हैं। ये सवालात ये सुन ले ना, ये सवालात उनके सामने भी रखते हैं। हम तो वजीर आजम से कहते हैं कि इमरान खान को 2.5 घंटे का इंटरव्यू देते हैं, तो 2.5 घंटे का लाइव इंटरव्यू हमें दे दें और 1 हफ्ते पहले हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे। सर सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के लोग नहीं आते हैं, ये हमें पता है ना सर, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लाएंगे ना, जो इस वक्त मीडिया में गुफ्तगू हो रहा है। और इस सिलसिले में आपके पास सवाल लेके इसलिए आए हैं कि इजराइल के हवाले से आपके बड़े बयानात मौजूद हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे सर कि 71 साल तक पाकिस्तान की पॉलिसी कौन बनाता रहा है, कौन कौन लोग शामिल है, और ये जो 2 साल की पॉलिसी टर्न हुई है इसकी क्या वजूहत है, और क्या कश्मीर सकूत कश्मीर नहीं हुआ?
क्या सलामती कौंसिल में वोट नहीं दिया गया? क्या सीपेक का काम जो 9 कमर्शियल जोन, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, अब मुझे बोलने दीजिए, 9 कमर्शियल जोन जो है सीपेक के वो नहीं बने? 2016 से जो काम तेज था 2020 में तबाह हो चुका है। क्या 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 सर, क्या कर्जे, क्या 2 साल के अंदर इस वक्त 13 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जे नहीं लिए गए? जी सर, आपके पास ऑफिशियल इतना है, आपने मांगी उनसे सीपैक वालों से प्रोग्रेस के, जी हमें दें कि क्या है? ये स्पेकुलेशन है, काम हो रहा है सर। आप बता दें, आप बता दें, चले सर आप बता दें कि 9 कमर्शियल जोन, मैं सर 9 कमर्शियल जोन का आपको बता रहा हूं, 9 कमर्शियल जोन में से 9 कमर्शियल जोन में से जनरल साहब बहस नहीं करते हम। आपने बहुत अच्छा कहा कि क्या आपने उनसे मालूम किया? मैंने मालूम किया है, तभी मैं ये सवाल रख रहा हूं आपके सामने कि 9 कमर्शियल जोन में से ऑफिशियल क्या जवाब दिया आपको? सर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जनाब आपके जो इनके वजीर हैं तजारत के वजीर हैं, उनको लाइव मैंने प्रोग्राम किया सर। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब आप बता दें अगर हुआ है कोई कमर्शियल जोन बना है तो उसका नाम बता दें सर। बिल्कुल नहीं, बनते बनेंगे, वो तो 3 पे काम शुरू है सर। खुदा के लिए सर खुदा के लिए 2 साल में 1 कमर्शियल जोन कहा गया था, आज सर 2020 है। 2 के 3 लग जाएं, लेकिन इसमें काम तो हो रहा है ना। नहीं, कौन कह रहा है सर? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर कमर्शियल सर पाकिस्तान का इंटरेस्ट, सर पाकिस्तान का इंटरेस्ट रोड नहीं है जनरल साहब, पाकिस्तान का इंटरेस्ट 9 कमर्शियल जोन है। आप मुझे 1 कमर्शियल जोन का बता दें सर। 3 बन रहे हैं और बन जाएंगे, और अगले पे काम शुरू है। उन लोगों का सर्वे वगैरह हुआ पड़ा है बलोचिस्तान के अंदर, और प्रायोरिटी दी जा रही है बलोचिस्तान। सर मुझे बता दें कौन सी जगह पे 3 कमर्शियल जोन कौन सी जगह पे बन रहे हैं, उनका क्या नाम है सर? अगर मुझे एक तक ऑफिशियली भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी 100% लेके दे दें। चले सर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सर बिल्कुल सही है, गलत है, बिल्कुल सही आपने बात की है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ये 9 कमर्शियल जोन का आपसे जरूर पूछेंगे, आप ऑफिशियली ले लीजिएगा। जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये क्या हो रहा है मुल्क में सर? क्या ये शोशा है, ये एक आदमी का मसला है? इसमें तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो जबान जिसकी बोलते हैं वही लोग आज ये वलवला मचा रहे हैं, ये कोई और तो नहीं मचा रहा है, क्या कहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। यार आवाज तेज कर रहा हूं भाई। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपको यकीन जानो, आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है ये भी दुखती रग है। ये ऐसे दुखती रग है कि पिछले 70 साल में हमने जितना सफर किया है उसकी जो वजह है, जिसको कहते हैं ना रेज़न देते है, वो वजह वजूद है, वो यही जो है ये एक ही उसका फैक्टर है। मैं शुएब भाई बैठे हैं और मेरे बड़े मोहतरम नुरानी साहब बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना कर दूं कि मेरा केस या मेरी चार्जशीट इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है इस इशू के ऊपर। अगर इस इशू के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन या बात होगी और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने कभी कोई जुर्रत की या इस सिलसिले में कोई कदम उठाया तो मेरी चार्जशीट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगी। उसी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये 2-3 चीजें हैं कि जिसमें सियासी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को फ्री हैंड दिए रखा है पिछले कम से कम 60-70 साल से। अक्सर तो खुद इक़्तिदार में रहे हैं, डायरेक्ट उनका रूल था। अयूब खान हो या जौहलक साहब हो या याया खान हो या मुशर्रफ साहब हो, और कुछ चीज़ों में उनका रूल जो है कुछ मौक़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा असर्टिव रहा, यानी कि इक़्तिदार उनके पास रहा है, बाजार मार्शल नहीं था जैसे आजकल का है। मतलब इसमें कोई दुखी छुपी बात नहीं, हमें ना झूठ बोलना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी एक ज़बरदस्त हदीस है कि मोमन जो है, मुसलमान जो है, वो बुज़दिल तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। चुनांचे हम तो बड़ी क्राइटेरिया फिल करते हैं नहीं करते, लेकिन जो बात है ये दरमियान में आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर साहब इनको ठीक करवाएं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सॉरी सर, बोले सर।
अच्छा, मैं तो चुनाचे जब भी एक और बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के हाथों, जैसे आपने सकूत कश्मीर का जिक्र किया है, हमने जब भी इंडिया से शिकस्त खाई है या अपनी जमीन उनके हाथों हारी है, तो क्या इत्तेफाक है कि यहां पे जो है रूल या डायरेक्टर हमारे फौजी रूल था या कम से कम जो है उनके कब्जा इस्तेमाल में पूरी सियासी हुकूमत थी, तब हमने हारी है। हमने सियाचिन कब हारा? हमने 1971 में, हम बची पाकिस्तान की जो बात करते हैं जिसका मुझे जवाब नहीं मिलता आज तक, हमने 1971 में जो कश्मीर में वो जमीन हारी, कभी इसका भी जिक्र हो जाए। हमने किस मौके पे हमने सर क्रीक का एरिया जो हारा 61 में खेमकरन के मकाम पे, 70, 80, 90 किलोमीटर वेस्ट ऑफ और ईस्ट ऑफ रिवर इंडस, समुद्र के ऊपर इंतहाई हमारे इंपॉर्टेंट नेवल जगह थी। फिर अब आप आ जाए जी, तो चुनाचे ये देखना कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई बात नहीं है। वजीर आजम ने जो बात की है, मैं शोएब भाई की खिदमत में अर्ज करूं कि वजीर आजम ने खुद कहा कि मुझ पर दबाव है। उन्हें 2 नाम लिए, मैंने तो ये फिक्र आउट किया कि 2 नाम जो उन्होंने इशारतन कनातन किए, जो इशारा किया जिसका, जिनको कहा नाम नहीं लूंगा, मैंने तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका का मेरे दिमाग में आया है। अच्छा, अब इस सूरत में जब ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा दबाव है, तो मैं ये जनरल साहब क्या होते हैं। और फिर ये बात है कि ये केस हम कोई खुदा न खासा किसी हुकूमत को अंडरमाइन नहीं कर रहे, ये एक नजरियाती केस है। आपने सही कहा, कुरान ने कहा है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो किनको कहा है? अहले ईमान को कहा है। हो सकता है ना हो अहले ईमान, हम कुरान का मुखातब ही ना हो। मैं ये समझता हूं कि यकीन जानो कि जिस कसम कुर्सी में पाकिस्तान आज जा रहा है, मुझे आपने बहुत सही जिक्र किया, आपने सकूत कश्मीर किया, मुझे ये बता दें अभी जनरल साहब बैठे हैं कि सी पैक क्यों बंद हुआ है। अगर जो उसको स्लो डाउन हुआ है, जो रजा दाऊद के स्टेटमेंट आए, कोई जिम्मेदार है वो किसी एक की इन्वेस्टिगेशन करा ले। ये मैं इसलिए करूं, ये सारे के सारे जो जिसको बाहमी पैवस्त है, ये इंटरट्वाइंड है, ये एक दूसरे के जुड़े हुए मसाइल हैं। अब आ जाए कि जो मीटिंग हो रही है सऊदी अरब के इंतहाई शुमाल, इंतहाई मगरब कोने में, जिसमें एक 500 बिलियन का एक शहर आबाद किया जा रहा है, जिसमें उड़ने वाली टैक्सी होंगी और पता नहीं क्या क्या रोबोट का उसको चलाएंगे। वहां जाके बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचता है, पहले से माइक पोम्पियो और सऊदी प्रिंस वहां बैठे हुए होते हैं, वहां यहां से पहुंचते हैं वहां पे। और उसका कौन होता है? नाम वहां फॉरेन मिनिस्टर को पता है इसराइल के, ना इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर को पता है, मुसाद चीफ होता है योसी कोहेन। योसी कोहेन कौन है? डॉक्टर साहब, ये इतना खौफनाक खतरनाक आदमी है कि इसने जिंदगी में वो अचीवमेंट की है कि जिसको दुनिया आज तक शजदर है। ये 2018 में फरवरी मार्च में ये ईरान जाता है और उनके हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में ऐसे कहेंगे जैसे कहूटा आ जाता है। ये पाकिस्तान को, मुझे नहीं पता कौन सा हमारा हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन हो सकता है पाकिस्तान में। वहां जाता है और वहां जाके गैस कटर के साथ 6 घंटे का ऑपरेशन होता है। एक ट्रक फाइल्स का पकड़ा जाता है पूरा लेके, और फिर पूरा ईरान ट्रेवल करके समुद्र के किनारे बोट के जरिए किसी गल्फ कंट्री में जाता है, वहां फ्लाई करके लैंगले सीआईए हेडक्वार्टर पहुंचाता है। और वहां पे उस वक्त सीआईए का डायरेक्टर कौन था पता आपको? ये माइक पोम्पियो था, जो आजकल उनका वजीर खारजा है। ये 2018 तक, ठीक, या 2019 तक ये वहां का सीआईए डायरेक्टर रहा था। ठीक, अब आप बताएं कि वहां पे क्या हुआ? उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिशें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप तस्वुर कर सकते हैं कि ये लोग सऊदी अरब जैसे मुल्क में, जहां पे हमारे हरमैन शरीफैन है, जिनके अपने आप को खादिम कहते हैं, और हमारे यहाँ जान है, हमें यहाँ पे FATF में और IMF में जो चुगल फंसाए हुए है, भाई दस्तरे में एक वजीर आजम और वजीर खजाना तो डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक, स्टेट बैंक का गवर्नर तो लगा नहीं सकता। ठीक, वो इतना बेबस वजीर आजम है कि उसको बेदस्त तो पा कर दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, कसूरवार ठहराता हूँ ना, उसकी परेशानी है। लेकिन मेरी बात आखिरी सुन ले कि इसका जो
3 जगह निशाने हैं। एक फिलिस्तीन, ताकि उसका नाम लेना दुनिया बंद कर दे, ये पहला एजेंडा है। दूसरा डायरेक्ट टारगेट है ईरान। पता ईरान का क्या करते हैं, क्योंकि जो बाइडन है वो तो हैवी वॉर लवर प्रेसिडेंट, उन्हें अधिक जंगें करनी है। और तीसरा पाकिस्तान है। हम हट रहते हैं, हमारे यहाँ जो हो रहे हैं इनको हम आज तो क्वेश्चन ही कर सकते। जनरल साहब ठीक है, मेरे तो ठीक है। कहना, मैं कहता हूं जो संविधान है हमारे आज का नुकसान के, इनका डॉक्टर साहब हिसाब किताब होगा। होगा बिल्कुल होगा। सवाल करते हैं सर, एक छोड़ लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं नूरानी साहब की तरफ आऊँ, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की तरफ आ जाता हूँ। हमारे पास क्योंकि टाइम कम हो गया बहस में भी, तो तीन मिनट है। शोएब साहब, एक वजाहत ज़रूर करूँगा, फिर जो भी जवाब आप देना चाहें दें, क्योंकि बहुत सारी बात हो गई है। वो ये है सर कि ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि PTI के बहुत सारे दोस्तों को जब हम बुलाते हैं वो इश्यूज़ पूछते हैं सर। जब हम उन्हें इशू बताते हैं कि ये इशू पे आज डिस्कस हमने करना है, तो सर अंदर की बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वो सामने आ जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि दानिश साहब हमें इस इशू पे ना बुलाया जाए, तो हम मजबूर हैं। अगर कोई आप बंदा अरेंज कर दें उनका, तो हम यही सारी चीजें उनके सामने रख देंगे। जी सर, अब आप कुछ बोलना चाहें? जी सर। आप कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त होगी, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा था, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि उन्हीं में से कोई जवाब देता। बहरहाल हमें चूंकि उनकी पार्टी का कोई पता नहीं इतना होता, हम तो जो देखते हैं या अपनी तहकीक करते हैं कि मैं अपनी क्लिप्स और वीडियो आपको भेजता रहता हूँ। इस सब्जेक्ट में भी मैंने भेजी है, ये इजराइल वाले पे भी आपको भेजी है मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात है जो हफीजुल्लाह बात कर रहे हैं, उनमें मैं एक बात पे बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, और मुझे नहीं पता था, लेकिन कल मुझे इफ्तिखार अहमद ने भेजी एक वीडियो क्लिप जिसमें पता चलता था कि जनरल मुशर्रफ के दौर में किसी बैक चैनल पे बात होती रही इजराइल के किसी वजीर खारजा से, उसके अलावा किसी दौर में नहीं हुआ। और ये डिप्लोरेबल है, ये वाकई एक चीज, यानी उस वक्त वो फौजी डिक्टेटर थे और उन्होंने, उनके वजीर खारजा ने जाके महमूद कसूरी साहब की वो गालबन क्लिप है जो मुझे भेजी गई, और ये कल मुझे मिली और कल ही मुझे पता चला, उससे पहले मुझे इल्म नहीं था। लेकिन ये डिप्लोरेबल है क्योंकि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, और अगर बदलना भी हो कभी तो ये कौम का फैसला होना चाहिए, ये किसी हुकूमत एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है। क्योंकि इससे आपका, जैसे आपने भी कहा, कुरान करीम के आयात हैं, अल्लाह ताला ने यहूदियों का कहा कि आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, और कभी थोड़ा बहुत अगर उसमें रियायत है तो वो उनके लिए, नसारा के लिए थी कि वो शायद थोड़ा बहुत आपकी तरफ रजू करें। अब बात यह है कि उसके अलावा जितनी भी बातें, अब मैं एक चीज आपको बताऊं, एक प्रोग्राम में मेरे पास कुलदीप नैयर साहब थे, एक प्रोग्राम में गालिबन 92 पे था, और ये उन दिनों का है जबकि ईस्ट पाकिस्तान में, यानी वो बांग्लादेश में जाके, तो मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी हमारा भी खून शामिल है इसमें। चुनाचे उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर प्रोग्राम हुआ, कुलदीप नैयर साहब थे, और मैंने ये कहा कि जी आज वाज़ेह हो गया कि भारत ने एक इतना बड़ा काम किया कि वहां पे बगावत भी कराई बांग्लादेश में और फिर अपनी फौजें भेजी। उसका जवाब क्या था? उसने कहा जी कि जनाब हम तो दुश्मन थे, हमने तो ये करना ही करना था। ठीक, तो आप जिसको जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो, उसको नहीं आप पकड़ते तो उसने क्यों नहीं माना उसको, मेजॉरिटी को? अगर वो उसके तस्लीम कर लेता मेजॉरिटी, तो बांग्लादेश का मसला वहीं खत्म हो जाए। ये कुलदीप नैयर का मुझे जवाब था, और रिकॉर्ड पे होगी ये क्लिप वहां पे। तो बात ये है कि इतनी इल्जाम तराशियां ना करें, फौज ने बड़ी कुर्बानियां आपके लिए दी, बहुत कुछ किया है। जो आज आप बैठ के यहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ये वो अमन है जो कुर्बानी और खून बहा बहा के दे के तो आप लोगों को मुहैया किया है। आपके कराची के गंदे नाले तक तो साफ कर दिया, और आपको क्या चाहिए? तो मुझे आज दुख हुआ है जो हफीजुल्लाह ने जो बातें की हैं। मैं हर बात का जवाब, हर चीज का मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं कि कहां क्या हुआ और कौन जिम्मेदार। ठीक है सर, कारगिल भी हुआ यहाँ। ठीक, लेकिन ये चीजें जो है, ये मौका नहीं है इसका। आपने इजराइल की बात की, मैं पूरे वसूख से आपको कहता हूं, एक आर्मी नहीं, अवैस नूरानी साहब, अवैस टाइम सर बिल्कुल, क्योंकि आप कम हो गया है तो माफी चाहता हूँ। 2 मिनट है उनको। अवैस नूरानी साहब, नहीं 2 मिनट नहीं चलेगा सर, मुझे 4 मिनट 5 मिनट में मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा। सर आई कैन नॉट सिट हियर, समबडी विल ट्राई टू पुट एलिगेशंस ऑन अस। सर जवाब दें, जल्दी दें सर। सर आप मेरी बात सुने,
पहली बात ये कि इन्होंने ये अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इनके पर बात करना चाहता हूं। इन्होंने ये फरमाया कि सब जो आपने तज्जिया किया वो ये कहा कि मामले को दबा दिया जाएगा। मैं आपको हल्फिया कहता हूं, अगर ये मामला उठा और इन्होंने दबाने की कोशिश करी, कौम 22 करोड़ इनको इंशाल्लाह नोच के और इनको दबा देगी। ये मामला उठेगा, ये बार बार इसको ये जहन साजी कर रहे हैं सोचे छोड़कर, और ये पूछते शोएब भाई मेरी बात सुन ले, थोड़ी सी बात। शोएब भाई प्लीज मेरी बात सुन ले। नहीं शोएब नहीं, अवैस नूरानी बोल रहे हैं आर्गुमेंट के अंदर। सर वो अवैस नूरानी बोल रहे हैं सर, बोलने दे, टाइम नहीं है आज, बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। पहली बात इन्होंने कही कि हमने ऐसी पॉलिसी बनाई, इनके किए हुए को हम भुगत रहे हैं आज तक। इनसे ये पूछा जाए कि सियासीन को किसने बेचा, और जब सहाफी ने जनरल परवेज जियाउल हक से ये पूछा कि सियासीन क्यों बेचा, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास तो पानी, यहां पे तो पानी नहीं है और यहां तो घास नहीं है, तो तुम घास खाते अगर वहां पे घास होती। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? इन्होंने ये कहा अभी कि कराची को अमन हमने दिया है। आपने 26 साल एक कातिल की पुष्प बनाई की, 26 साल आपने एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की, एक रॉ के एजेंट को हम पे मुसल्लत किया, 50,000 नौजवानों का कत्ल किया, और आप कहते हैं हमने अमन किया है। तो हर गवर्नमेंट के हिस्सेदार थे। कहां से अमन किया बोलते हैं हर गवर्नमेंट आप झूठ बोलते हैं। हर गवर्नमेंट के हिस्सेदार थे, वो हर गवर्नमेंट के हिस्सेदार रहे हैं। इन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी को बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान है, आप बैठ के उनकी तर्जुमानी करते हैं। आप कैसी बातें करते हैं? आप लोगों की यहाँ बैठे इंडिविजुअल राय होती है सर कि पाकिस्तान मुखालिफ लोगों के साथ में खड़ा हूं। आप बताएं, आप सबसे बड़े मुजरिम है। आपने उस पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो शख्स है तो आपने उसको 17 सीटें क्यों दी? आपने सूबे में उसको हुकूमत क्यों दी? आप कौमी मुजरिम है। आपने मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बनाने दी अगर वो पाकिस्तान का मुखालिफ था? आपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी, अगर आप ये कहते कि वो पाकिस्तान मुखालिफ था, दिया। अगर आपने मौलाना के बारे में गुफ्तगू की देखता है, आप मेरे सामने बैठ के बात करें, मैं आपको मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है सर, मेरा ख्याल है बहुत तुर्श हो रहा है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ना मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। तुम्हें ये वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैं बहुत माजरत खां सर, बिल्कुल टाइम नहीं, 1 मिनट है, कंक्लूड कर दें सर, क्या कहेंगे? बस मैंने एक बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल मैंने और कुछ नहीं कहना, एक ही बात कहनी है कि जनरल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है। मैं उनको एक और चीज याद दिला दूं कि स्विस कैनाल क्राइसिस जब इजिप्ट ने जुलाई 1956 में नेशनलाइज की थी, तो पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट के मुताबिक, जो कि फ्रांस, बरतानिया और इसराइल के साथ मिलके इस मिस्र के खिलाफ खड़ा हो गया था। और ये मत भूले कि बगदाद पैक्ट क्या था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट जब डिसमिस की गई थी, तो जो साशिया नासिर थे, उन्होंने जब मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत बनाई, तो हमने सीटो और सेंटो साइन किया, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें बगदाद और ईरान, तुर्की और पाकिस्तान थे, जो फिर 78-79 तक चलता रहा, फिर बाद में चेंज हुई। उससे पहले इन्होंने ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत खत्म करके शहनशाह ईरान को लेके आए, यहाँ पाकिस्तान में तब्दीली की। चुनाचे टूल कौन बनता है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट बनती है। उस वक्त जरा ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे थे, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अकेले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।